स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों ने लास्ट टारगेट को बेहतरीन तरीके से अचीव कर लिया होगा। आज मैं इतना खुश क्यों हूं, उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोग 50% सिलेबस निपटा लेंगे इस टारगेट के बाद। कहने का मतलब यह है कि ये जो टारगेट है, टारगेट डेट 10, इस टारगेट को करने के बाद लगभग हमारा 50% सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो ये जो खुशखबरी है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन लोगों ने सीरियस होके इन टारगेट्स को फॉलो किया है। अगर आप सीरियसली टारगेट्स को फॉलो कर रहे हैं तो अब मैं कह सकता हूं कि आपने 50% सिलेबस निपटा लिया है। बहुत ही कम टाइम के अंदर हम लोगों ने इन चीजों को कवर किया। इससे भी कम टाइम में कवर हो जाता, अभी और ज्यादा कवर हो चुका होता, लगभग 60% के आसपास। लेकिन हमने रिवीजन को देखते हुए, आपकी चीजों को देखते हुए कि आप लोग उस चीज को आसानी से कवर भी कर पाए, थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड किया। 30 डेज का क्रैश कोर्स था, उसको 45 डेज किया। 45 डेज के क्रैश कोर्स को हमने 60 डेज तक भी इंक्रीज करने को कहा कि ये और भी ज्यादा कर देंगे। लेकिन आप लोगों के जो टारगेट्स होने हैं वो लगभग 20 टारगेट्स होने हैं। उन 20 टारगेट्स में एक दो टारगेट्स कम भी हो सकते हैं और एक दो टारगेट्स ज्यादा भी हो सकते हैं। इसलिए आप बेझिझक रहिए, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको इस समय कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि आपका 50% सिलेबस कवर हो चुका है और बहुत ही आसानी से। देखते रहिए आप लोग, बहुत सारे लड़के आप ही के साथ के जिन्होंने पढ़ाई स्टार्ट भी नहीं की थी, वो सिर्फ सोचते ही रह गए कि होगा, कर लेंगे, देखेंगे, कैसे करवा देगा कोई इतने कम टाइम में सिलेबस। उनकी सोच से आप काफी आगे निकल चुके हो अगर आपने सीरियसली इन टारगेट्स को फॉलो किया है तो। क्योंकि टारगेट्स के साथ पढ़ने का मजा बहुत ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मजा नहीं आएगा, आप पीछे से भी कवर करेंगे, आप पीछे से भी कवर कर सकते हैं, लेकिन साथ चलने का मजा बहुत ज्यादा आता है। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाते हैं साथ में, ये करना है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो साथ साथ चलने की कोशिश करिए, हार मत मानिए। जिन लोगों ने इन सभी चीजों को कंप्लीट किया है, निश्चित तौर से मेरी ओर से उन सभी लोगों को कांग्रेचुलेशंस है कि भाई आप लोग बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों का 50% सिलेबस निपट चुका है विद रिवीजन। बाकी 50% सिलेबस की ओर अग्रसर है। अगर टाइम ने अनुमति दी, आपके एग्जाम ने अनुमति दी, तो निश्चित तौर से आपको रिवीजन का टाइम फिर से देंगे, जिससे कि आप बाकी के 6 टारगेट, जो जैसे 6 टारगेट्स थे उसके बाद आपने रिवीजन किया, इस बार हम कोशिश करेंगे 12 या 13 के आसपास आप लोगों को फिर से एक रिवीजन सेशन दे। अगर आप सब लोग एग्री करेंगे और एग्जाम हमें अनुमति देगा तब। कोर्स की आप टेंशन मत लीजिए, वो मैं सोच रहा हूं आपका 30 डेज, 45 हुआ, 60 हुआ, मैं 60 डेज तक भी कर दूंगा। उससे और भी 5-10 दिन बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा देंगे। लेकिन आप जी जान लगा के अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए लगे रहिए और वीडियोस को सपोर्ट करते रहा करिए। अच्छा, एक चीज और, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने अब तक अपनी असफलता के लिए जितने बहाने बनाए, अब प्लीज वो बहाने मत बनाइएगा। सबसे बड़ा बहाना आज के टाइम में है कि नसीब में नहीं है इसलिए मुझे नौकरी नहीं मिल रही। लेकिन आपका जो नसीब है रियल में तो कहीं और ही लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा नसीब गलत होता है, लेकिन 90% स्टूडेंट्स का नसीब अनयूजुअल, जिन चीजों का हमें कोई यूज ही नहीं है, उन एप्लीकेशंस में बीत रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं, 2 घंटे से ज्यादा अगर आप लोगों का सोशल मीडिया एप्स पर बिना किसी कारण, देखिए कारण होता है जैसे कि आप YouTube पे पढ़ाई कर रहे हैं, आपका टाइम बीत रहा है, नो टेंशन, आप 6 घंटे लगाइए। लेकिन WhatsApp, Instagram, इन चीजों पे आपका टाइम बिना बात खर्च हो रहा है। आप अपना इंस्टाग्राम खोलिए, 90% स्टूडेंट्स के साथ यह प्रॉब्लम है कि उन्हें पढ़ाई में प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है। उसका रीजन यही है कि वो अपने साथ साथ रील्स स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स स्क्रॉल करते हैं, जिसमें उनका टाइम देखते ही देखते ना जाने कब इतना हो जाता है जो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होता। जितना टाइम वो पढ़ाई को नहीं दे रहे हैं, उससे ज्यादा टाइम उनका रील्स और शॉर्ट्स में जा रहा है। जो सिंगल है और जो मिंगल हैं, यानी कि जो लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगे हुए हैं, बॉयफ्रेंड के साथ लगे हुए हैं, उनका टाइम गर्लफ्रेंड से चैट करने में जा रहा है। तो आप अपने आप को सच में धोखा दे रहे हैं, इस बात को आप एक्सेप्ट करिए।
बाद में आप नसीब को बोलते हो। नसीब सिर्फ तब काम करेगा जब आपकी हार्डवर्क इतना हो चुका होगा कि 1 से 2 नंबर की जरूरत पड़ रही होगी, तब आप नसीब का गेम बोलेंगे। उससे पहले नसीब का कोई गेम नहीं है। आप नसीब को बिना बात बदनाम कर रहे हैं। नसीब उन्हीं लोगों का साथ देता है जो लोग मेहनत करते हैं। बिना मेहनत वालों का कभी नसीब साथ नहीं देता। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो अगर आप अपने मम्मी पापा का भी बेवकूफ बनाते हो हर बार, क्योंकि कई पेरेंट्स को यह कहते भी सुना है कि अरे मेहनत तो बहुत करता है, पूरे पूरे दिन रूम से निकलता नहीं है, पढ़ता बहुत है लेकिन नसीब में ही नहीं है, शायद इसलिए नौकरी नहीं मिल रही। वो रीजन इसलिए देते हैं क्योंकि आपने उनको ये बताया है। लेकिन एक्सक्यूज रियल में आप खुद जानते हैं कि आपने ये एक्सक्यूज खुद से बनाया हुआ है। मैं नसीब को कभी गलत नहीं कहता। मैं खुद कहता हूं कि नसीब, लक एक चीज होती है, लेकिन वो तभी साथ देती है जब कट ऑफ 88 जा रही हो और आपके मार्क्स 85, 87 के आसपास आ रहे हैं, तब आपका लक काम करता है। ऐसे लक काम नहीं करता कि आपने पढ़ाई 40 नंबर की 50 नंबर की, कट ऑफ 88 पे है। कहां नसीब? कोई नसीब नहीं है। कोई नसीब काम नहीं करेगा। जब आपने मेहनत ही नहीं की तो नसीब क्या करेगा? इस चीज का हमेशा ख्याल रखें। तो बिल्कुल भी भ्रम में ना रहें। अपने मम्मी पापा को, अपने आप को इस भ्रम में कभी मत डालो कि नसीब कुछ करेगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे, नसीब कुछ नहीं करेगा। नसीब क्या है? एक फैक्टर है जो भगवान का आपके ऊपर आशीर्वाद टाइप है। तो वो आपके अच्छे कर्मों से, आप जो दूसरों के साथ ट्रीट करते हो, जिनसे आप पढ़ते हो, उनको आप किस तरीके से ट्रीट करते हो, जो आपकी हेल्प कर रहे हैं कोई भी है, उनसे आप किस तरीके से ट्रीट करते हो। नसीब उन फैक्टर्स पे काम करता है। इस चीज का ध्यान रखना। यह मत सोचना नसीब ऐसे ही काम कर देगा। नसीब भगवान का आशीर्वाद है जो उन लोगों को मिलता है जो सही कर्म कर रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो नहीं है भैया, कुछ पापी लोगों को भी मिलता है। हां मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने कभी कुछ अच्छा किया होता है जिसका उनको फल मिलता है, लेकिन फल उनकी मेहनत को देख के मिलता है। उन्होंने वहां तक की मेहनत की है तभी उनको फल मिल रहा है। इस चीज का ध्यान रखें। टारगेट डेट 10, तो ये है हमारा टारगेट डेट 10। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि भैया करंट अफेयर्स के भी टारगेट दो। करंट अफेयर्स की पीडीएफ या तो मैं दे चुका हूँ आपको कुछ पेजेस, मैं थोड़े थोड़े पेजेस ही दूंगा क्योंकि एक साथ आपके याद नहीं होगा। लास्ट टाइम पे एक पूरी दूंगा। अभी क्या है कि पेपर में टाइम है, तो जैसे मैंने आपको 10 पेजेस दे दिया, अगर मैंने पूरी बुक दे दी कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। मैंने कुछ पेजेस दिए, जैसे टोटल 60 पेजेस हैं जो हमें देने हैं, तो मैंने मान लीजिए 10 पेजेस दिए, 15 या 20 पेजेस दिए। उन पेजेस को आप कर लीजिए जो नहीं बदलने वाले हैं। लेकिन जो चीज़ बदलने वाली है, हर महीने अपडेट हो रही है, तो उस चीज़ को लास्ट तक ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिलहाल मैं दे दूंगा बहुत आसानी से। कुछ पेजेस में दे चुका हूंगा या मैं दे दूंगा। उसके बाद आप लोगों को, जैसे इस बार फिर अब तो अगस्त चल रहा है, तो अब तो अगस्त की चीजें आ जाएंगी, तो आपको अगस्त वाले ही प्रोवाइड कराएंगे। मतलब लेटेस्ट ही प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं। इसलिए मैं करंट पे ज्यादा फोकस नहीं हूं। करंट पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि करंट में हम उन चीजों को करवा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको पीडीएफ देंगे, आप उस पीडीएफ में से कवर कर लीजिएगा। अच्छा, ये कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका मन नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूं, तो आप जीके को इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आपको ग्रुप डी में धोखा मिल जाएगा। आप ग्रुप डी में बाकी स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे, आप टेक्नीशियन में पीछे रह जाएंगे, जेई में पीछे रह जाएंगे, यूपी पुलिस, कहीं भी आप पीछे रह जाएंगे। तो अगर आपके पास टाइम है तब आप इन चीजों को भी कवर करते चलें, क्योंकि हम बहुत कम ही करवाते हैं, ज्यादा नहीं करवा रहे हैं, और जिंदगी भर काम आने वाला है। तो अगर आपका टाइम ज्यादा लग रहा है तब आप इस चीज को ना करें। ये दिल्ली सल्तनत, संघ और उसके राज्य से ये ना करें। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो निश्चित तौर से इस चीज को जरूर से जरूर करें। मेरे अकॉर्डिंग आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रही है। लेकिन जैसे ये वाली चीजें हैं, इन चीजों में आप कोताही ना बरतें। देश और उनकी राजधानियां, ये आना ही आना है। ये करंट का ही टॉपिक है एक तरीके से। जो देश चर्चा में रहते हैं उन देशों की राजधानियों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, इस बार ओलंपिक खेल किस देश में हो रहा है और उस देश की राजधानी क्या है? यह क्वेश्चन का आंसर आप नीचे दीजिएगा। और इस बार ओलंपिक का कौन सा संस्करण है
ये जरूर से जरूर बताइएगा। मतलब कौन सा ओलंपिक खेला जा रहा है ये आप जरूर से जरूर बताएं। और पहला मेडल भारत की तरफ से ओलंपिक में किसने जीता है ये तो सबको पता है। कितने मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर शूटिंग में जीता है ना, आपको पता है। तो किसने जीता है ये तो आपको बताना ही है, साथ में ये भी बताना है कितने मीटर में जीता है। ये क्वेश्चन आने के पूरे संभावनाएं हैं। नेक्स्ट है, आप देखिए मध्यकालीन भारत, जैसा कि मैंने पिछली बार आपको जैन धर्म और बौद्ध धर्म करवाए। अब देखिए प्राचीन भारत तो बहुत बड़ा था, हड़प्पा सभ्यता थी, दुनिया भर की चीजें थी, मैं वो करवा सकता था, नहीं कराया, क्योंकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए वो दोनों करवा दिए। पूरा प्राचीन भारत हमने वहीं खत्म कर दिया, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उससे आते हैं, तो कम से कम जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उनको तो हम कवर कर लें। तो मैंने वो कवर करवा दिया। इस बार मध्यकालीन भारत में हम दिल्ली सल्तनत को कवर करेंगे। कायदे में मुझे दिल्ली सल्तनत करवाना नहीं चाहिए, आपका मन है आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ लेक्चर देख के छोड़ सकते हैं अगर आप छोड़ना चाहें तो। मेरा मेन फोकस जो है वो बाबर वाले पार्ट पे है, मुगलों वाले पार्ट पे है, मुगलों वाले, क्योंकि मुगलों ने जो चीजें बनवाई नहीं बनवाई वो छोड़ो, लेकिन जो लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर कि इन्होंने ये चीजें बनवाई हैं, वो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। मुगलों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो मुझे मुगल वाला पार्ट कराना है, वो मध्यकालीन भारत में ही आता है, इसलिए मैं आप लोगों से वो वाली चीज करवाऊंगा। तो दिल्ली सल्तनत है, इसमें रजिया सुल्तान वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो ये दिल्ली सल्तनत हम लोगों को इस बार करनी है। राज्यों का पुनर्गठन, इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि राज्यों का पुनर्गठन किस सन में किया गया, तो किस सन में शुरुआत हुई राज्यों के पुनर्गठन की, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये आप लोगों का पॉलिटी का पार्ट है, और पॉलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं हिस्ट्री में कुछ मत करो, लेकिन उतना कर लो जो इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, और ये आप लोगों की पॉलिटी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राज्यों का पुनर्गठन, संघ और उसके राज्य क्षेत्र। लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आपका मन है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, प्रमुख देशों के संसद के नाम, जैसे हमारे देश की संसद का क्या नाम है, संसद ही है। कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है ये आप बताइएगा, ये आपसे क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि फ्रांस की संसद को क्या कहा जाता है, ठीक है, या उसका क्या नाम है, तो वो क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देश और उनकी राजधानियां, अब आपको सोचोगे कि भैया 200 देश हैं, क्या 200 की याद कर लूं? नहीं, आपको सिर्फ उन देशों की याद करनी है। जैसे कि मान लेते हैं किसी कंट्री में फीफा वर्ल्ड कप हुआ, तो मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट है, तो आपको पता होना चाहिए उस कंट्री का। फीफा वर्ल्ड कप किस कंट्री ने जीता, कौन सी कंट्री उप विजेता रही, किस कंट्री ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते, तो ऐसी कंट्रीज के बारे में आपसे पूछे जाते हैं। दूसरा, जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाता है। किसी कंट्री का जो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, उसके बारे में पूछा जाता है। आपके पड़ोस के, जैसे नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, इनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उनसे रिलेटेड चीजें भी पूछी जाती हैं। साथ में उनकी कैपिटल्स भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो कैपिटल्स आप लोगों को जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज हैं उनकी मैं दूंगा खुद मार्किंग करके, आप लोग सिर्फ उतना कर लीजिएगा, आपका उतने में ही काम हो जाएगा, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है साइंस। साइंस में क्लास 10th की एनसीईआरटी, देखिए अब घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था, बड़ा चैप्टर था, लेकिन अब छोटा चैप्टर है। 13th चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। इसमें आप लोग पढ़ेंगे चुंबक के बारे में, इसमें पढ़ेंगे आप चुंबकीय रेखाओं के बारे में, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण के बारे में, मतलब मैग्नेट्स के बारे में कुछ चीजें पढ़ोगे। मैग्नेट जब पढ़ते हैं तो उसी के साथ विद्युत मोटर के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। जो मैं क्वेश्चंस बोलता हूं अगर आप कमेंट में लिख दिया करें तो कम से कम आप लोगों को वो क्वेश्चंस याद हो जाएंगे और पता भी चल जाएगा कि सही है कि नहीं है। इतना तो कर ही दिया करिए, कम से कम कमेंट में, वीडियो में जरूर से जरूर लिख दिया करिए, वो क्वेश्चंस आपको याद रहेंगे। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। और आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है विद्युत मोटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करती है, जनरेटर किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज करता है। इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बस 10th की फिजिक्स में यही जो है वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसके अलावा जो अगले चैप्टर्स हैं वो आप लोगों का बायो का पार्ट है, इन्वायरमेंट का पार्ट है, तो उसको हम कवर करेंगे,
लेकिन वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है। तो उनके लेक्चर्स भी बहुत छोटे छोटे हैं, इतने बड़े लेक्चर्स नहीं है जितने बड़े इसके लेक्चर्स हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी बहुत ही ज़्यादा आसानी से। मैं ठीक है, अभी बनवाऊंगा वीडियो, टेंशन ना लो। नेक्स्ट, ये चीज़ हो गई। इस बार मैंने बायो का चैप्टर नहीं डाला है क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला बड़ा हो गया था, ये हो गया। तो इस बार आप उस चीज़ का रिवीजन कर लेंगे थोड़ा सा, तो आपको टाइम मिल जाएगा। नहीं तो क्या होता, अगर मैं आपको बायो का चैप्टर डाल देता तो फिर आप फंस जाते, क्योंकि बायो का चैप्टर अगली बार डाल देंगे। अभी तो बहुत टाइम है हमारे पास। कितने बचे हैं? अरे 10th की बायो पे आ चुके हैं हम, 3-4 चैप्टर्स बचे हैं, वो हम लोग कवर कर ही लेंगे, उसकी टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एग्जाम्पलर एंड PYQ। ये आप लोगों को मैंने पहले भी करवाया था, लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो आप इस टारगेट में कंप्लीट करें, इलेक्ट्रिसिटी के एग्जाम्पलर और PYQ। नेक्स्ट है पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स आप कवर करें। वायरस, बैक्टीरिया, फंगिस से होने वाले रोग, इनसे जो रोग होते हैं, वायरस से होने वाले रोग, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और वैसे भी कोविड-19 इतना ज़्यादा चर्चा में है तो उससे लगातार हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किस चीज़ से होता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं जल्दी से, आप लोगों का टारगेट डे 10 के मैथ्स का क्या टारगेट है। किसका? मैथ्स का क्या टारगेट है। तो पूरी तरीके से परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CISI को निपटाने के बाद, कंपाउंड इंटरेस्ट और उसको निपटाने के बाद अब हम आ गए हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टाइम एंड वर्क। आप टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है उसको तो कंप्लीट करेंगे। मैं अपना लेक्चर भी दे दूंगा जिससे आप दोनों 30-35 मिनट का मेरा लेक्चर होगा, उस 30-35 मिनट के लेक्चर को, डाउनलोड लेक्चर ये वो मैं सेंड कर दूंगा आपको। 30-35 मिनट के लेक्चर के अंदर आप इन दोनों चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट समझ लोगे। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन आएगा आप उसे बना पाओगे। तो ये जो चैप्टर है दोनों के दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। देखिए, ए और बी, ए 10 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे? ए 10 घंटे में भरता है, बी 20 घंटे में भरता है किसी टैंक को, तो दोनों मिलकर कितने दिन में भरेंगे? सेम कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, इसलिए बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ए छोड़ के चला जाता है, ऐसे ही यहां टंकी को बंद कर दिया जाएगा कि इस टंकी को बंद कर दिया जाता है। तो सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है इन दोनों चैप्टर्स का, इसलिए साथ करते हैं। तो कंप्लीट चैप्टर तो टाइम एंड वर्क का आपको इस बार करना है, लेकिन पाइप एंड सिस्टम के कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आपने टाइम एंड वर्क, जिस बच्चे का टाइम एंड वर्क हो गया उसका पाइप एंड सिस्टम हो गया, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करवाऊंगा और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा अपनी तरफ से, इस चैप्टर को प्लीज आप बेसिक से ना करें, बेसिक सीख लें, 1 से 2 क्वेश्चंस कर लें, RS अग्रवाल की बुक से बेसिक सीख लें, क्योंकि इस बेसिक से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस बने हुए आते हैं। मैंने ऐसे भी क्वेश्चंस देखे हैं आप लोगों के एग्जाम में कि इन चैप्टर से ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं कि क्रम से लगवा लेता है। मतलब जैसे कि टाइम एंड वर्क है, ए ने 10 दिन में काम किया, बी ने 20 दिन में काम किया। अब इसे कैसे सोल्व करते हो? ए का 1 दिन का काम इतना, बी का 1 दिन का काम इतना, दोनों का इतना, ये जो स्टेप्स हैं इनको क्रम में लगाने के लिए दे दिया गया था। और जो स्टेप्स थे वो बिल्कुल पुराने वाले मेथड पे थे, जैसे कि RS अग्रवाल में दिए हुए हैं या बाकी किसी भी बुक में दिए हुए हैं, जो फॉर्मेट होता है इनका 1 बटा करके जो करते हैं। तो ऐसे आप लोगों को इसका टाइप जरूर आना चाहिए इन्हें सोल्व करने का। बाकी इसके सारे क्वेश्चंस आप ट्रिक से ही करें, क्योंकि रेलवे के अंदर इस चैप्टर को काफी ज्यादा डेप्थ में पूछा जाता है और हर हाल में क्वेश्चंस आते हैं, CGL लेवल तक का क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिक से ही करें। सीख लें कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ट्रिक से ही इन क्वेश्चंस को करना जरूरी होता है। तो जो मैं लेक्चर दूंगा वो भी ट्रिक से होगा, आप लोग बड़ी ही आसानी से इन चीजों को कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ समय एवं कार्य ही करें, एक टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन करें, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम ही टाइप है तो बार बार ज्यादा क्वेश्चन करने का मतलब क्या रह जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट। अब आप कहोगे ये तो भैया बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी तरफ से सुन लो, अगर पेपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन आए तो आप उस क्वेश्चन को बिल्कुल ना छुएं, क्योंकि हर क्वेश्चन का एक ही नंबर मिलना है। अगर ये लिखा हुआ आया कार्य का मात्रक क्या है तो उसका भी 1 मिलेगा।
बल्कि बीमा क्या है उसका भी एक ही नंबर मिलेगा। फ्रांस की राजधानी क्या है उसका भी नंबर मिलेगा। और ABCDEFGH 8 लोग एक टेबल के किनारे, 4 लोग अंदर की ओर 4 लोग बाहर की ओर मुंह करके बैठे हैं, इसका भी एक ही नंबर मिलेगा। तो पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरे क्वेश्चन से घूम के आ जाएं। जब आपको टाइम हो तभी ऐसे क्वेश्चन करें, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन को छोड़ दें। ये क्वेश्चन छोड़ने के लिए ही है। अगर इजी लेवल का क्वेश्चन आता है, वैसे रेलवे में ALP के एग्जाम में स्पेशली इजी ही आएगा, आपके पास 5 से 6 लोग बैठाए जाएंगे और सीटिंग अरेंजमेंट जो होगा वो 2 टाइप का होगा। एक तो आप रैंकिंग की तरह होता है, जैसे रैंकिंग में बैठा देते हैं। दूसरा रैंकिंग की तरह कह रहा हूं, एक तो रैंकिंग की तरह होता है और दूसरा आप लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट। देखो अभी सीटिंग अरेंजमेंट का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ था ग्रुप डी के अंदर भी, तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरीके से भी बैठाए जा रहे थे, ऐसे करके लोग, ठीक है, यहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया, यहां बैठा दिया। कुछ मंजिलों में बैठा रहे थे कि ये पहली मंजिल ये है, दूसरी मंजिल ये है, तीसरी मंजिल ये है, चौथी मंजिल ये है। तो बात वही है, ये पंक्ति ही है, कुछ नहीं है कि पहली मंजिल पे एक आदमी बैठा है, दूसरी मंजिल पे बैठा है, वो भी एक तरीके की रो ही है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर वाला अगर आप करें, देखिए एक तो लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट होता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो लीनियर से ही आते हैं। अगर सर्कुलर वाला आता है तो सर्कुलर या स्क्वायर शेप का आता है तो वो आपके यहां 4-6 लोगों का ही आता है, उससे ज्यादा का नहीं आता है। लेकिन अगर 8 लोगों का आ रहा है तो पहली बार में उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत हो सकती है बहुत ज्यादा। टाइम मिलेगा तभी उस क्वेश्चन को करें, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें जरूर से जरूर आने चाहिए, जिससे कि हम एग्जाम में कम से कम अटेम्प्ट तो कर पाए। पता चल रहा है 5 ही क्वेश्चन आ गए, जिसमें से 3 क्वेश्चन इजी थे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, आपने चैप्टर ही छोड़ दिया, तब काम नहीं चलेगा। तो इस चैप्टर से घबराना नहीं, सबको डिफिकल्ट लगता है, हमें भी डिफिकल्ट लगता था, आपको भी डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है और अपने ही एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। NTPC के क्वेश्चंस की मत प्रैक्टिस करना, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। आप ग्रुप डी 2022 के क्वेश्चंस देख लेना, वो सेम टू सेम पैटर्न ही है लगभग, लेकिन आपके लेवल का है वो कम से कम। तो सीटिंग अरेंजमेंट को हम कवर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये टारगेट क्लासेस पसंद आ रही होंगी। निश्चित तौर से आप अपने टारगेट्स को कवर करते चलिए बेहतरीन तरीके से। अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया और आपको लग रहा है कि पेपर डिले होगा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं आराम से और पीछे से टारगेट्स को कंप्लीट करके लेके आ सकते हैं। हम लोगों का 10वां टारगेट चल रहा है, आप टारगेट डे 1 से ही इन चीजों को फॉलो करें। ये आप लोगों का बैच है 299 रुपए के अंदर, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी को बूस्ट दे सकते हैं। ग्रुप डी टेक्नीशियन के लिए हम अलग से लाएंगे बैच, जिसे जेई वाले स्टूडेंट भी फायदा उठा सकते हैं। वो बैच थोड़ा स्लो चलेगा, ये बैच हमारा फास्ट चल रहा है क्योंकि हम लोगों को सिलेबस थोड़ा सा जल्दी निपटाना है। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।